हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप डॉक्टर रंजीत सिंह जो हैं उनके द्वारा बीपीएससी के लिए जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें कि टोटल 20 सेट दिया हुआ है, उसका क्लास नंबर फर्स्ट यानी कि सेट फर्स्ट आप देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखना है। सड़सठवें बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल करेंट से वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। 67वें बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी आना बाकी है। अगर इस क्लास को देखने के बाद आपको लगे कि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 9576843550 नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पीडीएफ के लिए लिखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले पीडीएफ के लिए मैसेज किया था, उन सारे को क्लास का पीडीएफ खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर कोई नए स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आपको 2 सेकंड के आसपास का टाइम हर एक क्वेश्चन के बाद दिया जाएगा। देखिए समझिएगा, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में वर्ष 1986 में 1986 में, ठीक है, पर ये स्थापित हुआ था। ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि कौन सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो देखिए यहाँ जो आपका पेरियार दिया हुआ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी जैसे आपका देखिए साइलेंट वैली है, जिसे आप ये मौन घाटी के भी नाम से जानते हैं, साइलेंट वैली हो गया। फिर आपका ये बांदीपुर है और आपका जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तीनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑप्शन ई यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी लगभग 15% के आसपास जो क्वेश्चन रहता है ना टोटल, उसमें ऑप्शन नंबर ई देता है। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ई पे आप जहाँ भी ऑप्शन ई लगे वहाँ पे सोच समझ के आप अच्छे से जवाब बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई है। देखिए अशोक के बारे में समझिएगा, इसके अभिलेख से पता चलता है कि टोटल मतलब इसका अभी तक टोटल 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। अगर इसकी भाषा पूछे कि मतलब कौन सी, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए, ब्राह्मी, खरोष्टी, आइमेइक और ग्रीक, ये 4 ऑप्शन ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा। पता होना चाहिए कि जबकि देखिए ब्राह्मी, खरोष्टी ये आर्मेइक होता है, आइमेइक लिखा हुआ है, आर्मेरिक है, और फिर ये यूनानी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। अभिलेख जो है इन सब भाषा में लिखा गया था। पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है ये जेम्स प्रीसेम्प नाम का जो एक मतलब थे व्यक्ति थे, उन्होंने ही 1837 ईस्वी में इन अभिलेख को पढ़ने का जो मतलब काम किया था। इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार पढ़ा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया हुआ है, ये विज्ञान ज्योति। देखिए ये कार्यक्रम जो है ना, लड़कियों को विज्ञान में ना इंटरेस्ट लेने के लिए और उसमें अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहन मतलब देने के लिए ना, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक मतलब नया पहल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। बताइए कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा, ये उच्च पूर्ण पाषाण काल के हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत की सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी नंबर जो है, शेख हुसैनी गोसूदराज, ठीक है, और ये शेख बुरहान, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही, बी और सी। ऑप्शन आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा। अब देखिए शेख हुसैनी ये गोसूदराज जो हैं और जो बुरहान है, ये इन दोनों जो है ना दक्षिण भारत के ये सूफी मतलब मत के इंसान थे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि
ये जो शेख बुरहान है, शेख बुरहान, इन्होंने ही चिश्ती जो संप्रदाय था उसका मतलब कहिए कि नींव रखने का श्रेय जाता है शेख बुरहान को ही। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए नंबर 6 देखते हैं। खाद्य, देखिए खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किस समय से? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, बताइए किनका है ये? जैन का, बौद्ध का, हिंदू का या फिर इस्लाम का? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पे जैन धर्म ऑप्शन ए, और ये आपका ये हिंदू धर्म जो है ऑप्शन सी, इन दोनों का है। ध्यान रखिएगा, प्रभासगिरी जो है तीर्थ स्थल ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रमुख स्थल है। ठीक है, कहाँ पर है अगर यह पूछ ले तो कौशाम्बी आपको ध्यान रखना है। कौशाम्बी कहाँ पर है? तो यूपी में है, पता होना चाहिए। ठीक है, यमुना नदी के तट पर यह है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब, एक से ज़्यादा यहाँ पे सही है। दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी किसने? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और एक बात ये जान लीजिए कि अगर इनका पूछ ले कि जन्म कब हुआ था तो 1608 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब, 1608 ईस्वी में। ये महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का जो कहिए कि स्टार्ट करने का श्रेय जाता है ना, ये इन्हीं को जाता है, रामदास को ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनका जो श्रेय है ना डॉक्टर, ये जो आपका राम वृक्ष बेनीपुरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका आनंद मिश्र है। ठीक है, इन सबको जाता है। और आपका ये यहाँ पे नाम तो दिया हुआ नहीं है कि गंगा शरण है, गंगा शरण को भी जाता है। ठीक है, इन सारे को श्रेय जाता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने का। ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, मतलब इतिहास से खास इसका मतलब मायने नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, बाण भट्ट की जो कादम्बरी है, इससे इतिहास का कोई खास मतलब नहीं रहता है। बाद बाकी कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, मुद्रा राक्षस और कल्हन के द्वारा जो लिखी गई है राजतरंगिणी, इन सब से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बट बाण भट्ट का जो कादम्बरी है इसके बारे में ये जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देती है। बताइए कि प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्पर्मिंग किससे संबंधित नहीं है? आपको पहले भी बताया गया था कि नहीं है वाले पे आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, जवाब देना है। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी नंबर है, धन शोधन तकनीक, ये तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, धन शोधन तकनीक का संबंध होता है स्पर्मिंग से। और आपको बताया गया था स्पर्मिंग जो है ये जैसे आप हवाला का पैसा कहते हैं, उसके लिए भी स्पर्मिंग शब्द का भी यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 12 है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी गई है। बताइए कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान वल्ल्यक स्मृति में। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कायस्थ शब्द का पहली बार उल्लेख है ना, ये कहाँ पर? ज्ञान वल्ल्यक स्मृति में मिलता है। और एक बात जानिए कि अगर आपसे कायस्थ जाति के बारे में पूछ लेता है ना, कायस्थ जाति के बारे में, तो इसका जो है ओशनम स्मृति है एक, ध्यान रखेंगे, ओशनम स्मृति में कायस्थ शब्द एक जाति के रूप में था, इसके बारे में दिया हुआ है। बताइए कपित राज सम्मेलन का संबंध जो है वो किस आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारदोली जो आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, इसी से संबंधित थे कौन? कपित राज सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है, कब किया गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। अगर पूछे धारा किस धारा में है, तो धारा 3 आपको ध्यान रखना है। इसी में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 में, और इसे धारा 3 में रखा गया है। नंबर 16 है,
जोनाथन डंकन के सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की थी? प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को आपको पहले बताया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, 1792 में। जोनाथन डंकन ने कहाँ पर? बनारस में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही जवाब, वाराणसी में इनके द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक मतलब बनाया गया था जिसका जो प्रधान है ना वो चार्ल्स वुड था। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो समझिएगा। चार्ल्स वुड ने जुलाई ये 1804 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का जो मतलब कहते हैं, जैसे आप रोड मैप कहते हैं, वो तैयार किया गया था, जिसे आप वुड का डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, वुड का डिस्पैच। ठीक है, इसी के मतलब इनमें जो है ना शिक्षा में कैसे कैसे सुधार होना चाहिए, किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, महिलाओं को किस तरह से शिक्षा से जोड़ना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा बात मतलब सोचा विचारा और सबके सामने रखा था। ठीक है, उसके बाद जो ये लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ही वुड डिस्पैच की जो जितना भी सिफारिश था ना सबको लागू करने का श्रेय अगर जाता है किसी को तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। आप देखिए किसने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, इस आपका सही जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए जैसे आपका जामा मस्जिद दिया हुआ है, तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना ये हुसैन सरकी के द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके, हुसैन सरकी के द्वारा। फिर आपका जो ये मोठ मस्जिद है इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, झंझरी मस्जिद आपका है तो ये आपका इब्राहिम सरकी जो है, ऑप्शन नंबर आपका ये तो अच्छा आप और देख लीजिए। हजार सितून महल जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और आपका जो बचता है कुतुबुल इस्लाम का, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आपका बच रहा है कौन सा, एक झंझरी मस्जिद। तो झंझरी मस्जिद जो है इब्राहिम सरकी होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए जामा मस्जिद हुसैन सरकी ये बिल्कुल आपका सही मैच किया हुआ है। ठीक है, मोठ मस्जिद का ये आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा, और हजार सितून महल का हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, और कुतुबुल इस्लाम का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी फ्रेंड्स दिया हुआ है ये झंझरी वाला, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इब्राहिम सरकी होना चाहिए, यहाँ पे लोदी दिया हुआ है। तो आपको नेक्स्ट वाले क्लास में इसका जवाब बताया जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अगर इसमें और भी कुछ सुधार करना होगा तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, इसका जब पार्ट 2 आएगा। देखते हैं नंबर 19 है, बताइए सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, देखिए भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता को मतलब कहिए कि इसमें जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य हैदराबाद था, अगर पूछ ले कब किया गया था तो 1798 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा सहायक संधि 1798 ईस्वी में, जो कि अंग्रेज़ों से संधि हुई थी, सबसे पहले हैदराबाद ही स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा युग में यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। देखिए ये जो आपका खम्मम है ना ये कहाँ पर है, तो आपका ये हो जाएगा केरल ना हो करके प्रकाशम आंध्र प्रदेश आपका ये सही है। ठीक है, और ये जो है कासरगोड ये कर्नाटक ना हो करके ये आपका केरल होगा। ठीक है, और जो आपका सीहोर है ये मध्य प्रदेश सही है, और आपका खम्मम जो है ये आपका केरल, यहाँ पे तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि आपसे कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये कासरगोड कर्नाटक ना होकर के केरल होगा, खम्मम जो है केरल दिया हुआ है तो यहाँ पे तेलंगाना होना चाहिए। बाद बाकी आपका प्रकाशम जो है ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, और सीहोर मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल सही है। नंबर 21 है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही दिया हुआ है, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ जो है समझौता 1916 में हुआ था, चंपारण
1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना है कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। लॉर्ड लिटन को आप ओवेन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। देखिए पता होना चाहिए आपको कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। देखिए भारत का जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ये आपका कर्नल एक सलीमन के साथ मिलकर ठगी प्रथा को समाप्त करने का मतलब वो किए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लॉर्ड सलीमन नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी हो जाएगा सही जवाब। लॉर्ड क्लाइव के ही द्वारा समाप्त किया गया था किसे, ठगी प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव नहीं फ्रेंड, देखिए ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है ना ये सलीमन को ही जाता है। ठीक है, भारत के ये पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके साथ मिलकर सलीमन ने क्या किया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन ए आप जान लीजिए 100% सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए माफ़ी चाहूँगा, आप खुद कन्फ्यूज नहीं करिएगा। नंबर 24 है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कलकत्ता में। कब, तो 1773 का जो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के तहत 1774 में आपका क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें कि एक मेन न्यायाधीश थे और उनके साथ साथ 3 और न्यायाधीश थे उनके सपोर्ट में, से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित घटना जो है ये कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सही है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी देख लीजिए, प्लासी का जो युद्ध है ये आपका 1757 में हुआ था, वांडीवास का जो है 1760 में, बक्सर का 1700 आपका हो जाएगा 64 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। बताइए सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब, 1873 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1906 ईस्वी में ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन था। ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे आपको मैच करना है, बताइए क्या सही हो जाएगा। देखिए नामदेव जो है ना ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चैतन्य जो है ये चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल, सूरदास आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और गुरु नानक साहब पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे सी नंबर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी देख लीजिएगा आप। मालवा जो है आपका ये 1561 में हुआ था। ठीक है, मालवा 1561। गुजरात आपका ये 1572 और 73 में हुआ था। कश्मीर जो है आपका 1586 में, और हल्दी घाटी आपका 1576। एक आपका ये जो सिंध है ये 1595 में हुआ था, और आपका असीरगढ़ जो बच रहा है ये 1601 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूची नीचे दिया हुआ जो सूची है उसका कूट का प्रयोग करते हुए मतलब सही उत्तर चुनना है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्पात अयस्क और लोह अयस्क का जो स्रोत है इसके बारे में आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर 31 का आंसर बताया जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों को दिए हुए वही कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा
कि जो अभी आप देख रहे हैं ना, नारियल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, ये इस तरह से समझिएगा कि बताना है कि केन्या में नारियल, केला, मूंगफली या फिर चाय, इन चारों में से किस चीज़ का उत्पादन होता है, मतलब उसको वहाँ का प्रमुख फसल है। ये नहीं है कि नारियल जो है सबसे ज़्यादा इन चारों में से किस देश में होता है, या फिर ऐसे नहीं समझना है कि नारियल का उत्पादन करने वाला विश्व में क्या इन चारों देश में से कोई एक देश है, ऐसा नहीं है। नारियल का खेती जो है ये केन्या, पापुआ न्यू गिनी या फिर इक्वेडोर या फिर सेनेगल, इन चारों में से कहाँ पर होता है, तो आपको इस तरह से मैच करना है। तो आपका यहाँ पे देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका नारियल जो है ये पापुआ न्यू गिनी में होता है इसका, ठीक है। और आपका जैसे केला दिया हुआ है, केला का इक्वाडोर सही हो जाएगा। मूंगफली दिया हुआ है तो मूंगफली का सेनेगल। और चाय जो है केन्या में, यानी केन्या में चाय, पापुआ न्यू गिनी में नारियल, इक्वेडोर में यानी इक्वाडोर जो है उसे वहाँ पर केला, और सेनेगल में जो है मूंगफली की खेती होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही दिया हुआ है। बताइए एक निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भ्रमणसन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी है। आपको नदी वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से एक क्लास बताया गया था, लगभग 14 मिनट के आसपास का क्लास था। बिहार में खास करके बहने वाली जो भी नदियाँ वगैरह हैं उसके बारे में अच्छे से बताया गया है, आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल जो है अजैविक घटक नहीं है, बाद बाकी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा जो है ये अजैविक घटक ही है। बताना है कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्वारीय बल, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती है कहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटक शिखर पर। एक बात और समझ लीजिएगा, नागाओं का जो निवास स्थल होता है ना, वो आपका ये आपका नागालैंड जो है, भारत का जो नागालैंड है, भारत का नागालैंड का जो उत्तरी पूर्वी वाला एरिया है वहीं पर है, ठीक है। कटक शिखर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए मर्तबान की खाड़ी जो दिया हुआ है इटली, ये आपका हो जाएगा, ये से करिए आपकी म्यांमार हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये आपका कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है, देखिए फ्रेंड्स एक मिनट रुक जाइएगा, कारपेंट्रिया की खाड़ी आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इटली ना हो करके ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। पोहाई की खाड़ी जो है ये आपका कंबोडिया में है। पोहाई की खाड़ी कहाँ पर है, तो कंबोडिया, ठीक है। फिर आपका ये टोंग किंग की खाड़ी जो है ये आपका वियतनाम में है। कहाँ पर है, तो वियतनाम में। और आपका मर्तबान की खाड़ी जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार में। ये आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो मर्तबान की खाड़ी म्यांमार में है, बाद बाकी सारा जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। पोहाई की खाड़ी कहाँ, कंबोडिया में। टोंग किंग की खाड़ी कहाँ पर, तो वियतनाम में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बस सही हो जाएगा, मर्तबान की खाड़ी जो है ये म्यांमार में है। नंबर 39 है, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाहारी। और कालाहारी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंटल में। देखिए मेंटल में है, मेंटल इसका जो मतलब पृथ्वी का जो पूरा जो आयतन का जो है लगभग 83% आयतन, लगभग 83%। और अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो लगभग 68% 68% के आसपास ये भाग जो है मेंटल में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भूतापीय शक्ति मुख्यतः क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवीकरणीय है। ध्यान रखिएगा, भूतापीय शक्ति को क्या है, नवीकरणीय है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे
इसका जो स्रोत है वो कौन कौन सा है? सौर ऊर्जा होगा, पवन हो जाएगा, फिर पवन ऊर्जा है, बायोमास है, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन वगैरह को मिलाया जाता है। और ये जान लीजिए कि ये जो है ना प्रदूषण, मतलब प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलाता है, आप कह सकते हैं कि प्रदूषण रहित होता है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, इस तरह से समझिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि मिन्स्क टू शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रूस यूक्रेन सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संविधान का जो संशोधन हुआ था 1956 वाला, जो कि 7वां संविधान संशोधन था, इसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ये जो सुंडा है, देखिए मैरियाना, फिर आपका ये टोंगियो हो जाएगा, और अल्यूशियन जो है ये आपका प्रशांत महासागर में ही है, बट सुंडा नहीं है, ठीक है। सुंडा अगर पूछे कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं को अभिनव जमावों से विशेषित है? देखिए पृथ्वी का जो ऐतिहासिक काल होता है ना, काल में ये हॉलीसीन अति अभिनव है, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है हॉलीसीन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है कहाँ पर? देखिए धौलाधर जो है आपका सी सही जवाब हो जाएगा, लघु हिमालय में है, ठीक है। देखिए धौलाधर जो है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, और पीर पंजाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या ये श्रेणियाँ जो है ये लघु हिमालय की विशेषता के रूप में आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकेश्वरवादी संत हैं? एकेश्वरवादी का मतलब आप समझ पाए कि जो एक ईश्वर में को ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए सही? देखिए उत्तर भारत में जैसे आपके ये आपके कबीर हैं, ठीक है, फिर आपके कबीर हो जाएंगे, फिर आपका गुरु नानक है, और आपके रैदास हैं। ये सारे जो हैं ऐसे संत थे जो एकेश्वरवाद को मानते थे, ठीक है, एकेश्वरवाद को मानते थे। बट तुलसीदास जो है ये ऐसा नहीं थे। ये क्या थे? ये मतलब कहिए कि एक मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही ईश्वर को मानना, इन ये सबको मानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? ई सही जवाब हो जाएगा। क्या पूछा था, एकेश्वरवादी संत कौन से हैं? तो कबीर, गुरु नानक और रैदास सही जवाब हो जाएंगे। बताइए भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कितना? तो आपका जैसे आपका यहाँ पे लाल मिट्टी दिया हुआ है ना, तो लाल मिट्टी आप जान लीजिए कि 18.6% है, ठीक है। और फिर आपका जो लेटेराइट है ये 3.7, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, काली मिट्टी हो जाएगा 15.2% एरिया में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ में ये जो है मिट्टी जो है ये आपका टोटल सबसे ज़्यादा कितना, तो 43.4% में फैला हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही था। बताइए कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलिडोनियन युग में हुआ था भारत में अरावली पर्वत का निर्माण। बताना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे आप कोटा के नाम से जानते हैं। बताइए भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से बताइए किसे दबाव समूह माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को आप दबाव समूह के रूप में जान सकते हैं, उसे आप माना जा सकता है, मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन करना ही संवैधानिक शासन का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली अविच्छेदन तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्यपालिका विधायिका का विलयन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रैमजी म्योर के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपते रहती है। बताइए कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, कब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ठीक है, कब हुआ था, अगर देखिए प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा है अगर पूछ ले तो आपको 24 अगस्त 1946 ध्यान रखना है, 24 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये आपका 1942 में क्रिप्स मिशन। और आपका जो माउंट बेटन है ये आपका हुआ था, आया था माउंट बेटन योजना 1947 में हुआ था। और आपका एक बचा है कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत का संविधान निर्माण सभा में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू महासभा का नहीं था, बाद बाकी लिबरल पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए सही जवाब, 44वां संशोधन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। देखिए 92वां यानी कि 92वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं, टोटल आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा सही जवाब, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। और जो ये आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ना 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल 22 संख्या आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नियुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ में कमी। ठीक है, देखिए औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक जो संकेत होता है ना वो लाभ में कमी नहीं होना था। जैसे देखिए श्रमिक अशांत हो गया, बाजार साख का संकुचन आप कहते हैं, बाजार में की जो मांग में जो कमी हो जाना होता है आपका, फिर श्रमिक का समस्या वगैरह, यातायात यानी कि जो आपका ट्रैफिक होता है, और जो पर्यावरण ऊर्जा संबंधी समस्या है, ये सारी समस्या इसी के अंग में के रूप में आप इसे ही आप जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, लाभ में कमी होना ही होता है। फाइनली स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, वो नाम बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक सही जवाब। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। ठीक है,
जिसे आप दूध ये दुग्ध या फिर डेयरी उत्पादन से के नाम से भी आप जानते हैं। देखिए इनको ना ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, फिर पद्म विभूषण है, ये सारा कुछ इनको मिल चुका है, ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन को। बताइए कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कर की दरों में क्या होता है, वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, चेक। आपको पता होना चाहिए कि चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक कहते हैं या फिर प्रतीक्षा पत्र भी कह सकते हैं, ये सारे कुछ जो हैं किसमें शामिल होते हैं, वैकल्पिक धन के ही उदाहरण के रूप में होते हैं। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिडबी। सिडबी की अगर पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी तो अप्रैल 1990 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है। देखिए ताप गतिकी या ऊष्मा का जो प्रथम नियम है सामान्यतः ये नॉर्मली क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। फ्लांक नियतांक का यूनिट जो है ये क्या होता है बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए है JS यानी कि जूल पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। और फ्लांक नियतांक को अगर पूछे किससे आप प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो ये आपका H से किया जाता है, ध्यान रखिएगा किससे, H से। बताइए एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के रूप में एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस चीज पर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उस पद पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातुओं को सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है। दो धातुओं का जो सोल्डरन है वो किसके गुण के कारण पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आसमंजन बल के ही वजह से संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, मतलब पानी को अपनी जगह से हटाता है। तो क्या, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, आयतन को वो चेंज करता है, हटाता है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी हो जाएगा सही जवाब, भाप से सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जलन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। देखिए पता होना चाहिए आपको कि परमाणु, ये जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है ये डाल्टन ने ही दिया था, ठीक है। उनके अनुसार क्या होता है कि पदार्थ काफ़ी अत्यंत मतलब कहीं एक छोटा छोटा अविभाज्य कण में से मिलकर बना होता है, जिसे आप परमाणु के नाम से जानते हैं। कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय। ध्यान रखिएगा दो न्यूट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल के रूप में होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर 81 है, इसके बाद आप यहाँ पे 102 देख रहे हो, तो जो अभी आपका 82 से लेके 101 तक बचा है वो आप क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी देख लोगे। देखिए मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। देखिए मोखरी शासक ने दामोदर गुप्त को हराकर मगध के अधिकांश भाग पर उन्होंने अपना शासन किया था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है। तो ये समझ लीजिए कि देखिए
यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं, ये सारा आपका सबसे पहले तो सही है। असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल, ये सारे हैं। गृह मंत्रालय के ही अंदर में आता है टोटल 7 सुरक्षा बल, जिसमें कि असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे आप CISF कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे आप CRPF कहते हैं, भारतीय ये तिब्बत सीमा पुलिस जो है ITBP वो भी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे कि आपका NSG है, और सशस्त्र सीमा बल SSB जो है, ये सारे आते हैं इसी के कहते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा ही है टोटल। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही है। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपका ऐसे समझिए कि इसके दरबार में ये पीरू देवनार थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्या है? तो अलवार संत ये तिरुमल पल्लव नरेश, ये जो नरेश थे, इनके नंदीवर्मन तृतीय को दरबार में मतलब ये बना के वो रखे थे। जैसे ये आपके ये समझिए कि नंदीवर्मन तृतीय के काल में कला व साहित्य में उन्नति हुई, सही है। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये भी सही है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया, ये भी सही है। इसके दरबार में पेरू देवनार थे, ये आपका गलत है। देखिए अलवार ये जो संत हैं, अलवार संत थे तिरुमल, वो पल्लव नरेश जो ये नंदीवर्मन तृतीय है इनके दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेरू देवनार ना होकर के क्या यहाँ पे होगा, तिरुमल, नाम ध्यान रखिएगा, तिरुमल यहाँ पे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। सारे सही हैं, बस डी नंबर आपका यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर आपका सी, नवाब मीर जाफर, सही जवाब हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी थी ना, उसके जो प्रमुख थे एलिस नाम था, नाम ध्यान रखिएगा क्या था, तो एलिस नाम था। एलिस जो है पटना पर सबसे पहले अधिकार किया था, और नवाब मीर कासिम ने एलिस को पराजित करके पटना पर फिर से उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार की वजह से। पहले भी आपको इन सारे क्वेश्चंस को बताया गया था कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने ये चुनौती दिया था ना, तो संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में 1951 में किया गया था, बिहार की ही वजह से। बिहार राज्य के JP आंदोलन का संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी नंबर है ये सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी देखिए आराम से समझिएगा, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, इस शर्त पर लिया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी जो थे, ये सारे इससे संबंधित थे, ये भी आपका सही है। यह आंदोलन सन 1775 में इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, ये भी सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ऑप्शन नंबर जो डी है। तो देखिए बिहार का जो JP आंदोलन था, यह संपूर्ण कांग्रेस का ये क्रांति था, इसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि पता होगा इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था और कांग्रेस का सरकार देश में था, तो उनका समर्थन प्राप्त नहीं ही हो सकता है। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम कहिए या फिर स्टेटाइल सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों का सही संख्या बताइए कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए टोटल 3 है, कौन कौन सा? तो आपका ये आपका हो जाएगा सारण, ये सब आपको बताया गया है अच्छे से। सारण हो जाएगा, फिर आपका सिवान है, और एक आपका होता है ये कौन सा था, तो गोपालगंज, ये तीनों बिहार के सारण प्रमंडल में 3 सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है
कि बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा वीर बाबू कुंवर सिंह जो थे, इनके लिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, बागमती। गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती नदी नहीं यहाँ से बहती है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी ये पैमार है, फल्गु है, पुनगुन है, ये सारी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांवड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सारण सही जवाब हो जाएगा। सारण में कांवड़ झील ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी सही जवाब, रोहतास में होता है। ध्यान देंगे कि देखिए बिहार में टोटल जो सिंचित भूमि है ना, वो लगभग 30% का से अधिक का जो एरिया है वो ये नहर से ही होता है, नहर से ही सिंचित किया जाता है, ठीक है, सींचा जाता है। रोहतास में टोटल 86 पॉइंट कुछ था, 86.32% है, इतना रोहतास में होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे भोजपुर दिया हुआ है, तो भोजपुर में आपका हो जाएगा 73%, ठीक है। और आपका औरंगाबाद में हो जाएगा लगभग 71% के आसपास होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, बिहार सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, ए हो जाएगा। बिहार का कहाँ पर? तो भागलपुर में होता है, भागलपुर का जो आसपास का एरिया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया हुआ है, एजटेक सभ्यता मेक्सिको, ये आपका सही है, ठीक है। माया सभ्यता यहाँ पे आपका ब्राज़ील दिया हुआ है, तो ब्राज़ील ना हो करके ये भी आपका मेक्सिको ही हो जाएगा, सही जवाब। फारसी सभ्यता आपका ईरान दिया हुआ है, ये सही है। और ये जो इंकान सभ्यता इक्वाडोर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका सही मैच किया हुआ, तो ऑप्शन ई आपको टिक करना है। माया सभ्यता ब्राज़ील ना होकर के क्या होगा, मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, देखिए बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते हुए संख्या में कौन सा हो जाएगा? अपना जवाब आप बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? फ्रेंड्स, अगर आपने 67वीं बीपीएससी के लिए अभी तक क्लास नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में अगर नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण सही जवाब हो जाएगा। सबका जनसंख्या घनत्व वगैरह आपको बिहार स्पेशल में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। राजगीर के गिरिधरकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार को सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? देखिए जल मंदिर का जो संबंध है वो आपके जैन धर्म से है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। पता होना चाहिए, पावापुरी में ही महावीर स्वामी जो है उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे आप निर्वाण के रूप में, महापरिनिर्वाण के रूप में आप जानते हैं। देखिए यहाँ से नंबर 123 से लेकर मैथ्स का 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पता है 67वीं बीपीएससी में आपका 10 क्वेश्चन मैथ्स से भी आएगा। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, अपना आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर भी बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जो ऐसे आप करेंट या आप जीके देख रहे हो तो आइए उसको देखते हैं। नंबर 133 से देखते हैं। बताइए किस नदी को विश्व की सबसे कमज़ोर वाटर टावर में से एक के रूप में आप चयनित करेंगे? किसे चयनित किया गया था? तो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी सही जवाब। देखिए नीदरलैंड का जो शोधकर्ता है ना, उनके द्वारा ना एक अभी मतलब कहिए कि एक रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार भारत, पाकिस्तान और चीन इन टोटल जगहों पर जो ये सिंधु नदी बहती है ना, और उसकी जो सहायक नदी भी है, वह सबसे कमज़ोर वाटर टावर्स के रूप में आप जानते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स जो भी आपको बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाली पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपके असम में है। ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट फ़ोन को जो है ना अभी
आप कैसे यूज करते हैं, तो किसी एक जगह पर से आप ना उपग्रह के माध्यम से आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो ये जो सेल फोन होता है ये मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। और ये जो सैटेलाइट फ़ोन है ये वन कर्मियों के को ना शिकारियों पर नियंत्रण करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में है, वहाँ पे इस्तेमाल करने का परमिशन दिया है। और ये नॉर्मली पब्लिक के लिए ये फ़ोन अभी यूज करने का परमिशन नहीं दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों का सहयोग को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ के साथ मई 2021 में ये जो है कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया था, किस विधानसभा के शताब्दी समारोह में? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी सही जवाब। समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, डेट आप जान लीजिए, 21 अक्टूबर 2021 को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेकर बिहार विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित किया था। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे विधानसभा परिसर में उन्होंने एक महाबोधि वृक्ष का पौधा भी उन्होंने लगाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन सा देश है जो नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमन के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो आपका यहाँ पे जवाब बताइए क्या होगा सही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या किया है, तो इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? देखिए अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी नासा है उन्होंने बृहस्पति ग्रह पर ट्रोजन ये एस्टेरॉइड्स पर वो रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए नासा ने ना एक अपना अंतरिक्ष में वो स्पेस क्राफ्ट भेजने का प्रोग्राम तैयार कर चुका है। और सौर ऊर्जा के द्वारा यह चलेगा, ध्यान रखिएगा, लगभग 12 साल से जो अधिक तक का टाइम है ये मिशन चलते रहेगा। और आप ऐसे कहिए कि इस मिशन का जो नाम है वो आपका क्या रखा गया, मिशन लूसी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, लूखा। ये देखिएगा, देखिए मेघालय सरकार के द्वारा ना ये कहा गया था कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट में जो ये लूखा नदी है ये लगभग कहिए कि मर चुका है, इसमें पानी वगैरह कुछ खास रहता नहीं है। कहा गया है कि ये फिर से उसे कहिए कि आप जीवित कर सकते हैं, इसे समझिएगा। तो आपका यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ये सही जवाब, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, आपको ये बताना है कि वे कौन थे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, काफ़ी समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सन थे। पर ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक जो है ना अब्दुल कादिर खान, इनका जन्म जो है ये भोपाल में हुआ था, ठीक है। ये जो 1951 ईस्वी में 1951 में 1951 में ये क्या हुआ था कि पाकिस्तान चले गए थे और इन्होंने परमाणु को लेकर पाकिस्तान में इतना अच्छा काम किए ये कि इनको ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में आप जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर
रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड का जो नैनीताल जगह है, नैनीताल जिला है, वहीं पर है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुआ था तो 1936 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, 1936 में हुआ था। यहाँ से फ्रेंड्स एक दो सवाल बनकर आना तय रहता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान से सवाल तो आएगा ही आएगा। और ये कहिए कि यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में से हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेजीरो क्रेटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। देखिए नासा ने मतलब ये परसिवरेंस रोवर के द्वारा मंगल ग्रह पर जेजीरो क्रेटर का जो मतलब तस्वीर होता है ना, पिक्चर, वो भेजा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेजीरो क्रेटर के ही द्वारा, कहाँ से? मंगल ग्रह पर से फोटो ये पिक्चर भेजा गया था। बताना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का जिला अगर पूछ ले तो कोरिया जिला आपको नाम ध्यान रखना है। कहाँ पर है? तो कोरिया जिले में है। ठीक है, और देश में यह जो है ना एशियाई चीता है ना, उसका जो मतलब बहुत कहिए कि ख़त्म होने के कगार पर था, उसका ये निवास स्थान के रूप में आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास जो है अजय वारियर को आयोजित करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ। देखिए भारत अभी कुछ ही टाइम पहले ना, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ये अजय वारियर का छठा संस्करण हुआ था। ध्यान रखिएगा कौन सा? छठे नंबर का। और इसका अगर पहला संस्करण पूछ ले कब हुआ था तो वर्ष 2013 में ये स्टार्ट हुआ था, और ये छठा अभी जस्ट हुआ था। वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए हो जाएगा, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिएगा सिडनी में है यह, पूछे कहाँ पर तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सिडनी में है लोवी इंस्टीट्यूट, और इसके द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अभी जो फ्रेंड्स आपने नंबर 82 के बाद क्वेश्चन 82 नहीं देखा था, आइए अब उसे देख लेते हैं। देखिए बताना है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? बी हो जाएगा सही जवाब, डी ब्लॉक में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे किसमें तो डी ब्लॉक आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? बताना है। यह आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, इसे लिखा जा रहा है यूपी, मतलब समझिएगा उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान है। फिर आपका ये दक्षिण पूर्व में जो है ये आपका तुर्कमेनिस्तान है। आर्मेनिया और चीन तो है नहीं, बाद बाकी आपका देखिए दक्षिण में जो है ना ईरान है, दक्षिण पश्चिम का एरिया में अजरबैजान है, और उत्तर पश्चिम अगर पूछता है आपसे तो रसिया से सीमा कैस्पियन सागर की लगती है। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस कैसा होता है? नीला हो जाता है। बताइए पुरानी किताबों का जो कागज़ है वो भूरा जो है वो किस कारण से होता है? आपने देखा होगा पुराना वाला बुक का कलर चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलुलोज के ऑक्सीकरण के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, पुरानी किताबों का जो कागज़ है वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण भूरा रंग का हो जाता है, वाइट से। पीतल में क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा, पीतल में तांबा और जिंक होता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, लगभग 62% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन अगर आपसे पूछ ले कितना होता है, तो कार्बन होता है कितना, 20% के आसपास। आपका फिर ये जैसे नाइट्रोजन है तो ये आपका 3% होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्श्व, सही जवाब हो जाएगा पार्श्व भाग में होता है। बताइए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए हो जाएगा प्रोटीन सबसे ज़्यादा अनिवार्य पदार्थ के रूप में होता है बच्चों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए। बताना है कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा डाइस्टेट्स। ध्यान रखिएगा लाल चने में डाइस्टेट्स नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टार्च के पाचन में लार का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए भोजन को जो ये जो है ना लार है ना, वो पाचन मतलब लार का पाचन कार्य में शामिल होना से क्या होता है कि भोजन को वो गीला करता है, और जैसे आप भोजन को कहते हैं डॉक्टरी भाषा में कहते हैं जैसे लुगदी कहा जाता है, वो लुगदी बनाता है ताकि यह आसानी से निगला जा सके। और लार में जो है एंजाइम कौन सा, एमिलेश होता है। अगर ये पूछे कौन सा, तो लार में एंजाइम एमिलेश होता है जो कि क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ध्यान रखिएगा माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है किस चीज़ का बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा रेनिन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला क्या एंजाइम होता है, तो रेनिन होता है। काफ़ी बार फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस सेट में आपको डिस्कशन करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया गया, इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी नहीं आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब केरल में। समझिएगा केरल का जो ये त्रिशूर ये है ना केरल का जो त्रिशूर जिला है, यहाँ का एक पालायूर नामक जगह है। त्रिशूल का एक नाम था पालायूर नामक एक जगह था, ठीक है। जगह था नहीं जगह है, यहीं पर ये जो है मतलब कहिए कि पुराना गिरजाघर यानी कि चर्च जो है। अगर पूछे कि कब, तो 52वां ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा यह स्थापित किया गया था। यह जो चर्च है भारत में सबसे पुराना चर्च के रूप में आप इसे जानते हैं। बताना है कि पटना जिला की जो सीमा है वो किसके साथ साझा नहीं होती है? पटना वो किस जिले के साथ नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? देखिए पटना जो है ना मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर और शेखपुरा, इन दोनों के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बिहार की राजधानी पटना के बारे में बताया जा रहा है। बाद बाकी देखिएगा आप अरवल है, सारण है, इसके अलावा पटना, वैशाली, ये आपका भोजपुर हो जाएगा। फिर जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सारा का जिला का सीमा जो है ये पटना से ही लगता है। पटना से कहिए या फिर बिहार से कहिए कौन सा जिला किससे सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से कितना जिला सीमा साझा करता है, ये सारा कुछ आपको बिहार स्पेशल के क्लास में एक ही वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कौन सा कथन सही है। तो
ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, यानी कि आप कहिए कि अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को आवृत्ति कहते हैं, दिया हुआ है। तो ये आपका सबसे पहले तो गलत है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आप तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद बाकी एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ये सही है। रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अवरक्त तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ई आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई सही जवाब का, क्योंकि मतलब ए को छोड़ के बी, सी और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखिए बिहार के लोंगी भुइया, जिसे आप दूसरा माउंटेन मैन भी कहते हैं, वह किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, गया जिला से। समझिएगा कि बिहार के गया जिला में लोंगी भुइया नाम से एक किसान है जो लगभग 30 साल का काफ़ी कड़ा मेहनत किए और उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर लंबा एक नहर का निर्माण इन्होंने किया था। इनको दूसरा माउंटेन मैन के नाम से भी आप जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंग राज्य को मगध में मिलाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। समझिएगा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को किसमें? मगध में मिला लिया था। आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसको अपनी राजधानी बनाया था और वो लगभग 52 वर्ष तक, बिंबिसार कितना? लगभग 52 वर्ष तक मगध पर उन्होंने शासन किया था। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा, जिसमें कि आपका जो 10 क्वेश्चन था वो मैथ से था, वो आपको नहीं बताया गया। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज करिएगा, आप 10 क्वेश्चन देखिएगा मैथ्स का, आप उसको भी सॉल्व करिएगा। अभी फ्रेंड्स टोटल आपने 140 क्वेश्चन देखा, इसको मान लेते हैं 150, ठीक है। अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूं कि आपको क्लास देखकर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सरसरी बीपीएससी के लिए आप क्लास को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक क्लास को आप देख लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।